तो अब जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस यूजिंग रेशोज। ठीक है। क्या होता है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट से तो अपने को क्रिटिकल इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो कि यूज कर सकते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है। लेकिन वो इंफॉर्मेशन इट्स ओन में नॉट मीन अ लॉट, यानी कि ज्यादा यूजफुल नहीं है। ठीक है। लेकिन कंपेयर करना, कंपेयरिंग अ फाइनेंशियल लाइन आइटम विथ अनदर रिलेटेड डेटा, ठीक है, वो बेटर इंसाइट देता है। उसी को रेशो एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है। दिस इज वेयर रेशो एनालिसिस बिकम यूजफुल। ठीक है। डेटा आपके पास है, ठीक है, लेकिन क्या है कि उसको अनदर रिलेटेड डेटा से आप जब इनसाइट देखते हो, रीड करते हो, ठीक है, तो जो एनालिसिस होती है वो ज्यादा फ्रूटफुल होती है। ठीक है। कंपेयर करना। ओके। रेशो एनालिसिस इन्वॉल्व एक्सप्रेसिंग वन फाइनेंशियल आइटम स्टेटमेंट आइटम एज अ परसेंटेज और एज अ मल्टीपल ऑफ अनदर रिलेटेड लाइन आइटम। रेशो एनालिसिस तीन टाइप से डन की जाती है: डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट, डिस्क्रिप्टिव स्टडी, जहां पे हेल्प ज्यादा परस्पेक्टिव होता है, डिस्क्राइब किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे एग्जाम्पल की ऊपर में एक एग्जाम्पल है कि भारतीय एयरटेल अर्न ऑपरेटिंग प्रॉफिट 47 बिलियन। ठीक है, हेल्पफुल है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 5.8% ऑफ रेवेन्यू, मीन जितना रेवेन्यू है उसका 5.8% ही प्रॉफिट हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है। तो आपको ज्यादा अच्छे सेंस में, अच्छे डिटेल में समझ में आएगा कि भैया क्या चल रहा है ना। डायग्नोस्टिक, क्या डायग्नोस्टिक में क्या वर्क कर रहा है कंपनी के लिए और क्या फेल हो रहा है। ठीक है। जैसे भारतीय एयरटेल का डायग्नोस्टिक है ना, स्टडी करें तो रेवेन्यू डिक्लाइन हो रही है 2%, लेकिन एबिटा डिक्लाइन हो रही है 14%। ठीक है। तो एज अ एनालिस्ट आपको आइडेंटिफाइड करना है। ओके ओके, यस। ठीक है। तो 2% है ना, और 14%, आपका 2% रेवेन्यू से डिक्लाइन होने से 14% एबिटा डिक्लाइन हो रही है। ठीक है। आपके एग्जाम्स हैं, मैं आपको बाद में हेल्प कर दूंगा जब भी आप फ्री होंगे। ठीक है। एनालिस्ट को आइडेंटिफाई करना रहता है रीजन कि ऐसा क्यों हो रहा है, रेवेन्यू क्यों फॉल हुई। तो वो रेशो एनालिसिस उसमें हेल्प करता है। ठीक है। एनालिस्ट, एज अ एनालिस्ट आपको कंप्यूट ऑल द एक्सपेंस एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। ठीक है। तो जब आप कंप्यूट करते हैं, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं, तो आपको पता चलता है बड़ा रीजन क्या क्या था कि क्यों फेल हो गया। ठीक है। तो ये डायग्नोस्टिक स्टडी होगी। ठीक है। नेक्स्ट होता है, थर्ड जो होता है वो प्रेडिक्टिव होता है। स्टडी द बिहेवियर ऑफ डेटा। ठीक है। जिससे आप फ्यूचर के असेसमेंट निकाल सकते हो। ठीक है। ऑल्दो दोज 2 ईयर ऑफ डेटा इज इनएडिक्वेट टू थॉरो स्टडी। ठीक है। आपको इनिशियल असेसमेंट ऑफ द बिहेवियर ऑफ वेरियस एक्सपेंडिचर ऑफ भारतीय एयरटेल बाई कंपेयरिंग द रेशो ऑफ द 2 ईयर। ठीक है, इनएडिक्वेट है लेकिन फिर भी ठीक है, चलो जो मिला वो सही है। तो आप कंपेयर करते हो नंबर्स को। ठीक है। मोस्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर आइटम हैव रिमेन मोर और लेस कांस्टेंट एज अ परसेंट ऑफ सेल। इंडिकेट करता है कि एक्सपेंडिचर इज लाइकली टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ सेल। जितना ज्यादा आप खर्चा करोगे उतना सेल बढ़ रहा है। नेटवर्क ऑपरेटिंग एक्सपेंस सिग्निफिकेंट गॉन अप एज परसेंटेज ऑफ सेल। ये चीजें अगर अभी समझ में नहीं आ रही है तो जब अपन कॉमनली यूज रेशो देखेंगे वहां पे आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो जो लिखा है उसको एक बार पढ़ना जरूरी है, इसलिए मैं एक एक लाइन पढ़ता हूँ, आपको पढ़ाता हूँ, उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। ऐसे समझाने के लिए तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, जो बाहर के मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये सब तो बता सकते हैं, लेकिन क्या है कि जो भी क्वेश्चंस या जो भी थॉट, यानी कि जो जो भी चीजें हैं, जो भी टेक्निकल है ना, वो सब बुक के अंदर से ही आता है। ठीक है। जो टेक्निकल वर्ड्स यहाँ यूज किए हैं सेम एज इट इज वहां एग्जाम में भी यूज करता है। अगर मैं आपको बहुत सिंपल टर्म में समझाऊं दूंगा तो हो सकता है कि आप वो उतने ही सिंपल टर्म्स को समझ जाओ, लेकिन अपने को जो ये
ये जो थोड़ा सा इन्होंने जो लैंग्वेज रखी है ना, टेक्निकल लैंग्वेज है ना, उसको भी समझते चलना है। ठीक है। तो जैसा बुक में लिखा है वैसी समझने की कोशिश करिए, जो वर्ड नहीं समझ में आता उसको पूछिए। ठीक है। तो कॉमनली यूज रेशो क्या क्या है? एज अ एनालिस्ट आप कंप्यूट करते हो, स्टडी करते हो डिफरेंट रेशो बेस्ड ऑन नेचर ऑफ द कंपनी एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। ठीक है। एनालिस्ट ऑल्सो स्टडी नॉन फाइनेंशियल ऑपरेटिंग मैट्रिक्स, जैसे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट, ऑक्यूपेंसी रेट। ठीक है। एज अ एनालिस्ट आपको इंश्योर करना है व्हाइल वर्किंग विथ रेशो टू नंबर बीइंग कंपेयर शुड बी रिलेटेड इन सम वे। ठीक है। कंपेयरिंग कंप्लीटली अनरिलेटेड नंबर प्रोवाइड लिटिल नो साइड। जो कंपेरेटिव है उन्हीं को कंपेयर करना है ना, यानी कि जो कंप्लीटली अनरिलेटेड नंबर है उसको कंपेयर करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। तो देयर आर सब कॉमन रेशोज। ठीक है। इन फाइनेंशियल एनालिसिस पहला है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो देखो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो क्या है? कई बार क्वेश्चन आता है विच इज नॉट प्रॉफिटेबिलिटी रेशो या विच इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। अगर आपने डिटेल में पढ़ा है तब आप बता पाओगे आंसर। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो क्या होता है? डिफाइन हाउ प्रॉफिटेबल द ऑपरेशन ऑफ कंपनी आर ऑन पर रुपीज ऑफ सेल। ठीक है। इट इज इविडेंट दैट इफ द इंडस्ट्री इज वेरी कॉम्पिटेटिव, अगर इंडस्ट्री में ज्यादा कंपटीशन है तो प्राइसिंग प्रेशर ऑन बिजनेस सफर करेगा, प्रॉफिटेबिलिटी भी आपकी सफर करेगी। इफ द बिजनेस इज यूनिक विथ सिग्निफिकेंट एंट्री बैरियर। ठीक है। तो और इफ इट इज अ इनिशियल एंट्रेंट इन सनराइज इंडस्ट्री, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस वुड बी हाई। यानी कि यूनिक बिजनेस है, एंट्री बैरियर बहुत सारे हैं, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी हाई होगी। ठीक है। लेकिन वेरी हाई प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा समय के लिए सस्टेन नहीं कर पाती, क्योंकि न्यू एंट्रेंट आ ही जाते हैं, कंपटीशन आ ही जाता है, रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों डाउन हो जाता है। ठीक है। तो पहला जो रेशो है वो है एबिटा मार्जिन। ठीक है। तो पहले ये भी पढ़ लेते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनी कैन बी इवैल्यूएटेड इन ईच लेवल ऑफ पीएनएल स्टेटमेंट। दो पैरामीटर है, EBITDA मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये दोनों एक ही चीज है, नेट प्रॉफिट मार्जिन एनपीएम और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट मार्जिन। ठीक है। ईबिट मार्जिन भी यूज करते हैं, जिसको पॉपुलरली पॉपुलरली क्या बोला जाता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है। फॉर वैल्यूएशन पर्पस। ठीक है। एक अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, ईबिट वन माइनस टैक्स रेट, इसको बोलते हैं नो पैट, नेट ऑपरेटिंग मार्जिन आफ्टर टैक्स। इसको भी याद रखिएगा, कई बार नो पैट पूछा तो पता चला पता ही नहीं है अपने को। ठीक है। तो पहला जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है वो ईबिटा मार्जिन। कैसे निकालते हैं? ईबिटा कितना है उसको डिवाइड कर देते हैं नेट सेल, तो आपकी ईबिटा मार्जिन आ जाती है। ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशो किसके लिए यूजफुल है? आउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनी प्योरली बेस्ड अपॉन इट्स ऑपरेशन एंड डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट में क्या एक्सक्लूड रहता है? नॉन कैश कॉस्ट फॉर रिकवरी ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट। ठीक है। तो ये इबिटा मार्जिन हायर है किसी फर्म का देन इट्स पीयर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा कि अगर इबिटा मार्जिन हाई है देन इट्स कम इन यानी कि देन इट्स पीयर मींस कॉम्पिटिटर, तो ये इंडिकेट करता है कि ऑपरेट विथ ग्रेटर इफिशिएंसी, जितना इबिटा मार्जिन हाई होगा। ठीक है। इबिटा मार्जिन यूजफुल किसके लिए हुआ है? कि आइडेंटिफाई ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी इन अ इंडस्ट्री। ठीक है। तो कैसे निकालना है इबिटा मार्जिन? इबिटा दिया गया रहेगा और नेट सेल पता है तो आप इबिटा मार्जिन निकाल सकते हो। पैट कैसे निकालोगे? पैट मार्जिन, शेयर होल्डर ऑफ बिजनेस गेट देयर ड्यू ओनली एट द एंड। ये तो आपको पता होगा कि शेयर होल्डर्स को आखिरी में मिलता है, जब पूरे स्टेक होल्डर्स को पैसे दे दो, पे कर दो, गवर्नमेंट को पे कर दिया आपने, टैक्स दे दिया, सब हो गया। तो दे वुड लाइक टू नो हाउ मच द बिजनेस जनरेट बाय कंपनी इट्स लेफ्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि टैक्स पटाने के बाद मेरे पास क्या बचा। तो प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालते हैं? पैट डिवाइडेड बाय नेट सेल। आपको पैट पता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है। कई बार प्रॉफिट दिया रहेगा, टैक्स दिया रहेगा, तो उससे माइनस कर दो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पीएटी को डिवाइड करोगे नेट सेल से तो प्रॉफिट पीएटी मार्जिन निकल आता है। ठीक है। जितना ज्यादा हाई होगा ये रेट
उतना ज्यादा मोर इफिशियंट है मैनेजिंग इट्स डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखना, ईबीटा ज्यादा है तो क्या फायदा होता है कंपनी को, पैट मार्जिन जाता है तो क्या फायदा होगा। ठीक है, ये हो गए प्रॉफिट, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। रिटर्न रेशो में क्या क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप में से कभी किसी ने एग्जाम दिया है तो आपको ये क्वेश्चन का सामना करना पड़ा होगा कि व्हेन व्हाइल प्रॉफिटेबिलिटी रेशो गिव अ सेंस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी पर रुपीज ऑफ सेल बाय द बिजनेस। ठीक है, तो ये कैसे निकाला जाता है, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, ये दो यूजफुल रेशो है रिटर्न रेशो। ठीक है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है फॉर इक्विटी इन्वेस्टर। ठीक है, इक्विटी इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर चाहिए कंपनी के बारे में तो आरओई को देखिए। ठीक है, कितना बिजनेस कैपिटल आपने एलोकेट किया और कितना रिटर्न जनरेट किया। ठीक है, तो अगर इफिशिएंट एलोकेटर ऑफ इक्विटी कैपिटल अगर है तो आरओई हाई होगा, इनइफिशिएंट है तो आरओई लो होगा। ठीक है, आरओई को समटाइम बोलते हैं रिटर्न ऑन नेटवर्थ। कैसे निकालते हैं आरओई, पैट डिवाइडेड बाय नेटवर्थ। तो नेटवर्थ कैसे निकालते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है एट फेस वैल्यू, प्लस रिजर्व कितना है और सरप्लस कितना है जो बैलेंस शीट में। ठीक है, तो आरओई के फर्दर तीन कंपोनेंट है जिसको ड्यू पॉइंट एनालिसिस भी बोलते हैं, जिसको अपन आगे देखेंगे। ठीक है, आरओई आपको समझ में आ गया तो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बन जाना चाहिए आपसे। ठीक है, अगर किसी का, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट जब सेल और नेट प्रॉफिट फॉर अ गिवन पीरियड, नेटवर्थ और असेट बैलेंस आर एट पर्टिकुलर डेट, टू कंपेयर द टू मेट्रिक वी शुड यूज द एवरेज नेटवर्थ ड्यूरिंग द पीरियड रेदर देन नेटवर्थ एज अ पर्टिकुलर डेट। ठीक है, डेली बैलेंस शीट ऑफ इक्विटी इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन, तो एवरेज बैलेंस देख। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को मिलाकर। ठीक है, तो आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि कितना कैपिटल आपने लगाया, तो ये कैसे निकलेगा, इबिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना पैसा लगाया आपने, इसमें दोनों को लिया जाता है, इक्विटी एंड डेब्ट दोनों। ठीक है, इसका फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे, टोटल असेट्स आपको पता है तो उसमें से करंट लाइबिलिटी को माइनस कर दोगे। ठीक है, प्लस टोटल बुक वैल्यू ऑफ डेब्ट, तो यहां से कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाता है। ठीक है, जितना बेटर होगा रेशो आरओसी का फर्म, वो उतना हायर रिटर्न जनरेट करेगा फॉर एवरी रुपीज ऑफ कैपिटल। ठीक है, आरओसी आरओई अपन ने देख लिया, इसके फॉर्मूले को याद करो, समझने की कोशिश करो। प्री टैक्स मेजर कैसे निकालते हैं ये भी कई बार पूछता है, प्री टैक्स, प्री टैक्स दिया है पोस्ट टैक्स निकालना है तो क्या करना है आपको, वन माइनस टैक्स रेट। ठीक है, प्री टैक्स मेजर एनालिस्ट में वांट टू मल्टीप्लाई इट इन विथ वन माइनस टैक्स रेट, तो आपको पोस्ट टैक्स रिटर्न आ जाएगा। ये याद रखना, कई बार यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है डेब्ट टू लिवरेज, कितना बिजनेस रिस्की है, हायर लेवल ऑफ डेब्ट अगर यूज कर रहे हैं इन फंडिंग, द ऑपरेशन कैन बी रिस्की फॉर बिजनेस स्पेशली इन इकोनॉमिक डाउनटर्न, जब रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस होती है। ठीक है, लीवरेज एज रेशो कैन बी यूज टू एनालाइज द एक्सटेंट ऑफ लीवरेज यूज्ड बाय द बिजनेस। ठीक है, कितना लीवरेज यूज कर रहा है और कितना ऑब्लिगेशन, यानी कि उसकी एबिलिटी कितना है, कि अगर ऑब्लिगेशन आया तो पेड कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो दो टाइप के हैं, डेप्ट एंड डेप्ट इक्विटी रेशो और इंटरेस्ट कवरेज। ठीक है, हायर लेवल का डेप्ट है आपका, तो क्या होता है, कोई भी अगर बहुत उधारी लेके रखे हो तो डेट्रीमेंटल है, इन absence ऑफ इट्स एबिलिटी टू पे टू द लेंडर। बिजनेस क्या होता है, बैंक हो जाता है। व्हेन बिजनेस क्रिएट असेट एग्रेसिवली आउट ऑफ बोरो मनी, इट कुड बी क्वाइट डेंजरस। ठीक है, अगर असेट्स आर अनेबल टू जनरेट द एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। ठीक है, तो क्या होता है, आपका डेप्ट कितना है, आपकी इक्विटी कितनी है, तो द लाइबिलिटी स्टिल हैव टू बी मेट। ठीक है, तो क्या होता है, अगर आप पे नहीं कर पाए लेंडर को, बिजनेस खत्म, बिजनेस
क्रिएट करती है एग्रेसिव अगर बोरोइंग मनी से, तो बहुत डेंजरस है। ठीक है, अगर आप उधार लेके शेयर्स खरीद रहे हो और शेयर भी डूब जाए तो क्या होगा, ये पॉइंट समझिएगा, सोचिएगा कि आपने लोन लिया, लोन से आपने शेयर में पैसे लगा दिए, और वो पैसा, वो उधर पैसा का उधर आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है और इधर मार्केट भी साइड हुई है, तो क्या होगा। ठीक है, तो अगर डेट टू इक्विटी 1 और लेस है, वो बेंचमार्क है। ठीक है, अगर इन्वेस्टर को अवॉइड किसी कंपनी करना है जिसका हायर लेवल ऑफ डेट, ठीक है, तो ये बेंचमार्क है 1 और लेस, डिपेंडिंग ऑन इंडस्ट्री। अगर ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, कैपिटल रिक्वायर है, प्रोजेक्ट डिटेल है आपके पास, तो आप ले सकते हो, नहीं तो मरोगे। तो डी रेशो क्या होता है, टोटल एडजस्टेड डेट, उसको डिवाइड करोगे नेटवर्थ। ठीक है, तो इसका कितना आ रहा है भारतीय एयरटेल का, 1.5। ठीक है, नेक्स्ट होता है इंटरेस्ट कवरेज। कंपनी के पास बहुत डेप्थ है, तो आपको इंटरेस्ट भी ज्यादा पेड करना होगा। ठीक है, अगर आप इंटरेस्ट पेड करने में डिफॉल्ट हुए, ठीक है, तो कंपेयरिंग इट्स अर्निंग विथ इंटरेस्ट, आप पे करने में मान लो डिफॉल्ट हो गए, तो क्या होगा, सबसे पहले स्टॉक से जो आपके इक्विटी से इक्विटीज वाले हैं ना, वो पहले भागेंगे। ठीक है, यस। सर जितने भी बैंक है, सब तो हाँ, डेट टू इक्विटी रेशियो तो 8 है, 9 है, 10 रहता है, 20 रहता है हाँ, डेट टू डेट टू इक्विटी। इक्विटी रेशो। हम्म। तो डेट टू इक्विटी रेशो मीन्स नहीं समझा मैं। बैंक ये उधार थोड़ी लेती, बैंक उधार देती है ना। हाँ, लेकिन सर वो मतलब उसमें अगर कैलकुलेशन आता है ना, तो डेट टू इक्विटी रेशियो डी, आप हाँ, रेशियो देखेंगे ना, तो वो हाँ, हमेशा जो है हाई रहता है, जैसे अपन इसमें देख रहे हैं ठीक कि है, एक 1 और बिलो 1 होना चाहिए। हाँ। तो हम्म। मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि बैंक तो अपने को उधार देती है, वो हमारा डेट टू इक्विटी रेशो चेक करेगा कंपनी का, कि अपना चेक करेगा। ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है बैंक का, प्रॉफिटेबिलिटी में है कि नहीं है। नहीं, प्रॉफिट में तो है सर, बट हाँ, डेट टू इक्विटी रेशियो उनका ज्यादा रहता है क्योंकि नहीं, इंटरेस्ट हाँ, यहाँ पे वो लोन प्रोवाइड करती है। लोन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, लेकिन हर जगह वही रेशो यूज किया जाए ऐसा जरूरी नहीं ना, बैंक में कौन सा हाँ रेशो ये। यूज किया जाता है। आपको पता सब चीज है, लेकिन कहाँ पे क्या चीज यूज करना है वो पता होना हम्म। चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन अच्छा है आपका। ठीक है, हाँ। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या है, अगर आप इंटरेस्ट नहीं पेड कर पा रहे हो तो क्या होगा सर, बताइए। आपके पास एक कंपनी है, ठीक है, आप कंपनी से आपने लोन लिया है, आप इंटरेस्ट ही पेड नहीं कर पाए, क्या होगा बताइए। यस सर, बताइए सर, अगर आपने लोन लिया है और आप इंटरेस्ट पेड नहीं कर पाए, तो पहले कौन भागेगा। शेयर होल्डर सब, भाई। क्यों भागेंगे, क्योंकि जब कंपनी इंटरेस्ट ही पेड नहीं कर पा रही है, तो शेयर होल्डर्स को क्या पेड करें। ओके, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो कैसे निकालते हैं, ईबिट बाई इंटरेस्ट एक्सपेंस। अगर रेशो हाई है तो बिजनेस कंफर्टेबल जोन में, रेशो लेस है, 1 और नेगेटिव, ठीक है, तो उनकी अर्निंग इंटरेस्ट रेट से लेस है, या अर्निंग निगेटिव। ठीक है, तो ये हो गए दो, इसको ये सबको समझते जाना है, एक दो एग्जांपल, जैसे आपने बैंक का देखा या कुछ भी बनाते जाओ, एग्जांपल बनाते जाओ, आपको अपने मन से दो चार क्वेश्चन बनाओ ठीक, इसको समझना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि बिजनेस इंटरेस्ट रेशो हाई है, रेशो हाई कब रहेगा, जब ईबिट जाता है। ठीक है, जब जो ईबिट है वो ज्यादा होगा तभी हाई होगा, इंटरेस्ट रेट एक्सपेंस ज्यादा है तो कम होगा। ठीक है, उसको समझने की कोशिश करिए जितने फॉर्मूले, क्योंकि कई बार क्या होता है ना एग्जाम में, अपन इजी वाले फॉर्मूले को भी भूल जाते हैं। ठीक है, तो समझिएगा, है ना। या तो इंटरेस्ट कवरेज अब पूछ देता है कई बार,
विच इज लिवरेज रेशो। लो बताओ, आप तो शॉर्टकट से पढ़ के गए हो, आप तो केवल मॉक टेस्ट पढ़ के गए हो, तो कहां से बनेगा? नहीं बनेगा, है ना? तो इसको डिटेल में पढ़े रहोगे, विच इज लिवरेज रेशो, तो आपको पता होगा ये दो है। तो लिखते जाओ इसको शॉर्ट नोट्स बना के अपना। लिक्विडिटी रेशोस में करंट रेशो बहुत इजी है। करंट रेशो कैसे निकालते हैं? करंट असेट डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी। अगर रेशो एक से ज्यादा है तो उसके करंट असेट ज्यादा है। ठीक है जी। और करंट रेशो को वर्किंग कैपिटल रेशो भी बोलते हैं। तो ये सब पॉइंट नोट करते जाना। रेशो से मेजर क्या होता है कि कंपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को मीट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ठीक है। और वर्किंग कैपिटल कैसा है कंपनी का, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, ट्रेड पेएबल कैसा है कंपनी का। हायर इन्वेंट्री है फिनिश गुड्स की, यानी कि सेल स्लो डाउन है। ठीक है, बहुत सारा प्रोडक्ट आपने बना लिया, खरीदार कोई नहीं। हायर रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है, यानी कि पुअर प्रोडक्शन। ठीक है, रॉ मटेरियल बहुत सारा पड़ा हुआ, प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे। हाई ट्रेड रिसीवेबल है कि कंपनी के सेलिंग क्या हो रहा है, उधार में बेच रही है कंपनी और कैश रियलाइज नहीं कर पा रही है। ठीक है। तो करंट रेशो अगर लेस देन वन है तो जरूरी नहीं है रेड फ्लैग हो। ठीक है। लेकिन कब? जब कंपनी सेल कर रही है कैश में, टेक्स कैश ऑन सेल एंड मेक पेमेंट ऑन क्रेडिट। ठीक है, तब ये वाली कंडीशन। आप सेल कर रहे हो कैश में और पेमेंट कर रहे हो क्रेडिट। ठीक है। हायर रेशो में इंडिकेट पुअर मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री, रिसीवेबल एंड कैश। और वेरी लो मीन्स आपको डीपर और एनालिसिस करना होगा। देखो, ये करंट रेशो और क्विक रेशो तो पूछता ही है। एम आई राइट? आप लोगों में एग्जाम दिए हो तो आप लोग पता होना चाहिए कि करंट और क्विक रेशो तो आता ही आता है कई बार। ठीक है। क्विक रेशो क्या है? कई बार क्या होता है, लिक्विडिटी रेशो मोर stringent वर्जन विच although current in nature cannot be converted into cash immediately। ठीक है। जैसे करंट एसेट इज इन्वेंट्री, तो क्विक रेशो कैसे निकालोगे? करंट असेट से इन्वेंट्री को माइनस कर दो। ठीक है। तो यहां से क्विक क्विक रेशो आ जाएगा। कई बार क्या करेगा, करंट लाइबिलिटी दे देगा, क्विक रेशो दे देगा, इन्वेंट्री बता देगा, बोलेगा करंट असेट निकालो। तो आपका तो दिमाग वहीं घूम जाएगा। तो इसको समझते हुए जाना। ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल, कैश, इन्वेस्टमेंट इन लिक्विडिटी फंड आर इंक्लूडेड इन कैलकुलेटिंग क्विक रेशो। क्लियर? करंट एंड क्विक रेशो, हायर जितना रेशो होगा यानी कि उतना एबिलिटी ऑफ लिक्विड असेट टू मीट द इमीडिएट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, यानी कि अच्छा है आपके पास लिक्विड असेट है कि आपका शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को आप इमीडिएट फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है। फिर होता है इफिशियंसी रेट, कितना इफिशियंट है आपका बिजनेस। ठीक है। इफिशियंसी वुड आल्सो हेल्प बिजनेस इंप्रूव इट्स कैपिटल एलोकेशन, so the profitability and return rate. Some simple parameter of efficiency in business are defined. Auto receivable turnover कितना है? Means this ratio indicate how fast a company convert its sale into cash. Account receivable turnover यानी कि कितना जल्दी आप कन्वर्ट कर पाते हैं अपने सेल को कैश में। जितना अच्छा रेशियो होगा उतना अच्छा फॉर्म है। ठीक है। ऑन अदर हैंड अगर रेशियो लो है, इसका मतलब है कि आप आसानी से उधार दे दे रहे हो और उस पैसे को रिकवर करने में आपको मेहनत लगी। ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर क्या है? रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट पेएबल क्या है? कितना आप परचेस करते हो क्रेडिट में। तो अकाउंट पेएबल टर्नओवर क्या है? परचेस डिवाइडेड बाय अकाउंट पेएबल। ठीक है। असेट टर्नओवर क्या है कि हाउ मेनी टाइम असेट ऑफ बिजनेस आर चर्न और पुट टू यूज टू जनरेट रेवेन्यू फॉर बिजनेस। अगर आपका असेट खाली पड़ा हुआ है तो बिजनेस के लिए सही नहीं। कैपिटल इज डिप्लॉय बट इज नॉट जनरेटिंग रेवेन्यू। ठीक है। इफ असेट कंटिन्यू चर्न हो रहा है, पुट टू यूज टू प्रोड्यूस गुड एंड सर्विस, तो इट वुड इंप्रूव द रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। हायर द रेशो बेटर द फॉर्म। ठीक है।
आपको यानी आपका असेट्स है उसको आइडल नहीं रखना है, यानी कि उसको कैप कुछ पैसे जनरेट होते रहे, इसका ही है। तो असेट टर्नओवर कैसे निकालते हैं? नेट सेल डिवाइडेड बाई टोटल असेट। ये भी रेशो यूज होता है ड्यू पॉइंट एनालिसिस। ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर, सेल कितना है और इन्वेंट्री कितनी है। एफएमसीजी के लिए ये रेशो क्या बताता है कि इन्वेंट्री का रोल ओवर कैसा चल रहा है। ठीक है। इन्वेंट्री मीन्स आपने सामान बना दिया लेकिन वो बिक नहीं रहा है, या बिक भी रहा है तो आप बनाते जा रहे हो तो निकलते जा रहा है क्या। ठीक है। जैसे समोसा आपने बनाया, तल दिया आपने, बढ़िया समोसा बना दिया। ठीक है। कढ़ाई से निकली गर्मा गर्म, आपने रख दिया। ठीक है। अब वो बिक नहीं रहा है तो क्या होगा? वो इन्वेंट्री बन जाएगा। लेकिन जैसे आपने पका के निकाला तुरंत सेल हो गया उसका, तो फास्ट है वो सेल, आपकी फास्ट हो रही है, इन्वेंट्री के लिए समय नहीं है। ठीक है। तो पेरिसेबल गुड में स्टार्ट डिट्यूरेटिंग। खराब होने वाली चीज जैसे समोसा है, आज नहीं बेच पाए, कल गया आपका पैसा खत्म। पेरिसेबल नहीं है, सेल जल्दी होना चाहिए। ठीक है। द रेशो वुड बी हाई फॉर एफएमसीजी और लो फॉर कैपिटल गुड्स कंपनी। ठीक है, ये याद रखना। इन्वेंट्री टर्नओवर कई बार पूछता है, तो सेल डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। क्लियर यहां तक? देखो ड्यू पॉइंट एनालिसिस कुछ नहीं है, इसमें क्या है, जब भी हम स्टडी करते हैं रेशो को, एनालिस्ट ऑफन ट्राई टू सिंथेसाइज बाय रीडिंग वेरियस रेशो टुगेदर, एक साथ टुगेदर स्टडी कर रहे हैं, तो आपको एडिशनल इंसाइट मिलती है। ठीक है। इफ सेल आर ग्रोइंग बट द कलेक्शन पीरियड इज इंक्रीजिंग, ठीक है, अलोंग विथ इट, तो प्रोबेबली इंडिकेट द कंपनी इज बीइंग वेरी क्या बोलते हैं, लीनियंट विथ इट्स क्रेडिट टर्म। ठीक है। पॉपुलर वर्क क्या है? पॉपुलर फ्रेमवर्क क्या है कि जो सिंथेसाइज रेशो इज द ड्यू पॉइंट, इसमें क्या ब्रेक डाउन किया गया है? ब्रेक रिटर्न और इक्विटी इनटू मल्टीपल कंपोनेंट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ वेरियस फैक्टर कंट्रीब्यूट टू आरओ। आरओई में बहुत सारे कंट्रीब्यूट, आरओई का फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई इक्विटी। लेकिन इसमें क्या क्या चीजें? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल, सेल डिवाइडेड बाय असेट, असेट इनटू डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो ये सेल सेल कैंसल हो जाता है, असेट और ये कैंसल हो जाता है। ठीक है। तो इसमें तीन फैक्टर इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि ड्यू पॉइंट में क्या क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट है। जैसे नेट प्रॉफिट मार्जिन, असेट टर्नओवर रेशो और लीवरेज या इक्विटी मल्टीप्लायर। ठीक है। ये ड्यू पॉइंट एनालिसिस में ये चीज तीन फैक्टर इंपॉर्टेंट है। आरओई हाई भी हो सकती है आइदर इफ प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज, और असेट टर्नओवर गोज अप बिकॉज ऑफ हायर लीवरेज। अगर आरओई अप ऑन अकाउंट ऑफ हायर मार्जिन, हायर इफिशिएंसी, इट कुड बी सर्टेनली सर्टेन टू बी रीजन टू चीयर। ठीक है। अगर आपका लीवरेज हाई या इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो आप चीयर तो कर रहे हो, लेकिन हायर लीवरेज लिए हो तो हायर रिस्क भी होगा वहां। और ये वाला जो है ना, ये पूछता है कई बार। ठीक है, इसको समझना है ना, ये जैसे लिखा है कि आरओई आइदर गो अप आइदर इफ प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा तभी आरओई ऊपर जाएगा। असेट टर्नओवर कब गोज अप होगा? या तो फिर हायर लिवरेज के कारण इंक्रीज होगा। लेकिन अगर हायर लीवरेज अगर हाई है तो रिस्क भी आपका हाई है। ठीक है। जैसे ये दो कंपनीज के बारे में बात किया गया है, हायर लीवरेज लोअर लीवरेज, रेवेन्यू दोनों का कितना है? एक का 1200 है, 12,000 है, एक का 11,800 है। नेट प्रॉफिट एक का 2400 है, एक का 2,620। असेट्स है इसका 5,200, इसका 5,000। इक्विटी कितना है इसके पास? 2,600, इसका कितना है? 5,000। लाइबिलिटी भी है इसकी 26। ठीक है। आरओई इसका दिख रहा है 92 और लो लीवरेज कंपनी का दिख रहा है 52। ठीक है, ये यहाँ पे दिया हायर लीवरेज लोअर लीवरेज कंपनी। असेट टर्नओवर है 2.3, इसका है 2.4। नेट प्रॉफिट मार्जिन दिया है 20, इसका 22। असेट इक्विटी ये सब दिया हुआ है। तो क्या पूछ रहा है? हायर लीवरेज और लो लीवरेज आर सिमिलर साइन, आर ऑफ सिमिलर साइन। ठीक है। एक का क्या है? द फॉर्मर हैज द हायर आरओई कंपेयर टू द लेटर। ठीक है, इसका आरओई ज्यादा है कंपेयर टू लेटर, यानी दूसरे। ठीक है। हायर लीवरेज वाली कंपनी
आपको लग रहा है टू बी बेटर परफॉर्मेंस, ठीक है, अगर उसको ब्रेक डाउन करते हो इस फॉर्मूले में, ये यहाँ पे इसमें ब्रेक डाउन करते हो, या नेट प्रॉफिट मार्जिन, असेट टर्नओवर रेशियो, लीवरेज या इक्विटी मल्टीप्लायर, तब ब्रेक डाउन करते हो तो आपको समझ में आएगा कि इसका एक डिफरेंट पिक्चर है। लो लेवल लीवरेज कंपनी ज्यादा अच्छा कर रही है, मार्जिनली बेटर, इसमें असेट टर्नओवर है, और रीजनली भी अच्छा कर रही है प्रॉफिट मार्जिन में, ठीक है। ओनली रीजन इसका आरओई लो है क्योंकि इसके पास लीवरेज ज्यादा नहीं। लो लीवरेज कंपनी ज्यादा अच्छा कर रही है इन टर्म ऑफ ऑपरेशन, इट्स लोअर आरओई इज ओनली अकाउंट ऑफ लोअर लेवल ऑफ डेप्ट, यानी उधार ज्यादा नहीं लिया, ठीक है। विच ऑल्सो रिड्यूस द रिस्क द कंपनी, यानी कि वो कंपनी कोई अगर खराब कंडीशन आ गई तो उतना ज्यादा रिस्क भी फेस नहीं करी, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझिए, कुछ नहीं है, बस आपको ड्यू पॉइंट एनालिसिस में आरओई का फॉर्मूला जो है उसको थोड़ा सा बढ़ा के बताया गया है, लेकिन थोड़ा बढ़ाया गया है ड्यू पॉइंट एनालिसिस। क्या किया गया है, इस फॉर्मूले को तोड़ा गया है, ब्रेक किया गया है इस टाइप, ठीक है। और आपको इसमें क्या देखना है, नेट प्रॉफिट मार्जिन, असेट टर्नओवर रेशियो और लीवरेज, और ये कैसे देखोगे आप, जब आपको ऊपर के फॉर्मूले याद होंगे, ठीक है। तब आपको समझ में आएगा कि लो लीवरेज कंपनी और हाई लीवरेज कंपनी में, लो लीवरेज कंपनी का आरओई भले ही कम है लेकिन कंपनी ज्यादा बेटर कंपेयर टू लो लीवरेज हाई लीवरेज कंपनी। फोरकास्टिंग यूजिंग रेशियो एनालिसिस क्या हेल्प मिलती है, ठीक है। एनालाइजिंग रेशियो आपको हेल्प करता है कि फिनेंशियल मैट्रिक क्या कैसे वर्क करते हैं, हाउ वेरियस फिनेंशियल मैट्रिक मीन्स इनकम एक्सपेंडिचर का बिहेव करता है, इनका इंटर रिलेशनशिप क्या है, आपको ज्यादा इंसाइट प्रोवाइड होती है कि आप फ्यूचर को फोरकास्ट कर पाओ, ठीक है, अगर आप रेशो को एनालिसिस करते हो। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन डू फोरकास्ट और प्रोजेक्शन बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, वी ऑफन एज्यूम दैट पास्ट बिहेवियर ज्यादा अच्छा है, यानी कि पास्ट का बिहेवियर इज अ फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्यूचर, यानी कि पास्ट में जिस कंपनी ने अच्छा किया है वो फ्यूचर में अच्छा कर सकती है, ठीक है। तो वाइल डूइंग फोरकास्ट आपको हमेशा अप्लाई करना है आपका जजमेंट जजमेंट, और कुछ एडजस्टमेंट फैक्टर को भी देखना है, ठीक है। एज अ एनालिस्ट आप अप्रिशिएट करते हो फ्यूचर ऑफ बिजनेस कि बढ़िया हो सकता है, आज भी बोलते हैं ना लोग बढ़िया चल रहा है, ये है, ऐसा है, वैसा है, लेकिन एक एग्जांपल दिया है कि स्विट्जरलैंड, ठीक है, फेस ट्रिमेंडस कंपटीशन, कब, डोमेस्टिक एंड ऑफशोर, कब, सन 2000 में, जब वो केवल वाइन टरबाइन मैन्युफैक्चर थी, ठीक है, उसके पास बहुत अच्छी प्राइसिंग पावर थी। प्रोजेक्टिंग फाइनेंशियल ऑफ स्विट्जरलैंड इन मिड ऑफ 2000 प्योर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एक्सप्लोरेशन, ठीक है। उस समय मोनोपोली थी एक तरीके से, ये जो प्राइस चाहते थे उतने में सेल थी, लेकिन हिस्ट्री देखकर कई बार क्या होता है, फ्यूचर को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ब्लंडर हो गया उसके साथ, आपने देखा होगा। तो एनालिस्ट को बहुत समय लगता है सोचने में, एनालाइज करने में कि फ्यूचर ऑफ बिजनेस कैसा करे टू बी डिफरेंट फ्रॉम इट्स पास्ट, क्या डायमेंशन है जो चेंज हो जाएंगे जिसके कारण बिजनेस प्रॉफिट एजम्पशन आपके प्रोजेक्शन आप ड्रॉ करो, ठीक है, प्लस में कि निगेटिव, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, प्लीज यहाँ तक अच्छे से देखिएगा, क्योंकि आज मैंने केवल रेस